गुड मॉर्निंग एवरीवन। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हम लोग नागरिकता तक देख चुके थे। आज उसके आगे मूल अधिकार से शुरुआत करते हैं। इसमें पहला तथ्य है कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 1215 ईस्वी में। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? तो 1791 ईस्वी में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो भारत में प्रथम स्वराज विधेयक 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक लाए थे उसके माध्यम से सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग भारत में की गई थी। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष की थी? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष की? तो 10 दिसंबर 1948 को। अगला तथ्य है कि मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? तो संविधान में ही संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि मूल अधिकार किसमें दिए होते हैं? संविधान में ही दिए होते हैं। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? तो विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं, क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो नागरिकों के प्रति विधि बनाने से पहले मूल अधिकारों को ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए इसकी शक्ति को क्या करते हैं? मर्यादित करते हैं। अगला है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। और इसमें जो मूल अधिकारों से संबंधित परामर्श हेतु एक समिति बनाई गई थी उसमें सर वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अल्पसंख्यक मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उपसमिति बनाई गई थी? तो समिति थी, उसके अंदर भी एक उपसमिति बनाई गई, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहा था। ये इनका कथन था, तो ये एज इट इज़ ही आएगा कि हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि किसने कहा? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहा। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। मतलब जब आप संविधान पढ़ रहे होंगे तो उसमें देश या राष्ट्र के नाम नहीं मिलेंगे, वहाँ पर राज्य लिखा होता है। तो वहाँ पर राज्य का मतलब जैसे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश इनसे संबंधित कर लेते हैं, तो संविधान में राज्य का मतलब भारत सरकार या भारत की संसद को भी राज्य कहा जाएगा। प्रत्येक राज्य की सरकार को भी वहाँ पे राज्य कहा गया है। राज्य के विधानमंडल को भी, या स्थानीय प्राधिकारी कोई भी, या अन्य प्राधिकारी यानी कि जो सरकारी कर्मचारी कोई भी होगा उनको भी उसमें राज्य ही कहा गया है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई? तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग की जो है इसकी संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में, अब यहाँ से भारत के बारे में शुरू हुआ, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकारों का वर्णन। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया ये कहाँ से लिए गए, किस देश से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए।
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 में, जिसमें मूल अधिकार दिए गए। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। अब कितने बचे हैं? 6। क्योंकि अगला है, संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। कौन कौन से मूल अधिकार मिले हैं? समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अगला राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तो स्थानीय निकाय वगैरह का अभी पढ़ा था कि स्थानीय निकाय या कोई प्राधिकारी, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, ये सब किस में आते हैं? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, जो 19(1)(4) में और 31 में दिया गया था, उसको हटा दिया गया सब 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और किस अनुच्छेद में उसको कर दिया गया है? अब अनुच्छेद 300 का में उसका उल्लेख मिलेगा संपत्ति का अधिकार। अब कौन सा अधिकार है? वो कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब वो मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर किस भाग में कर दिया गया? तो 12 में कर दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। उसमें बताया गया भारतीय संसद, भारत सरकार या राज्य की कोई सरकार या विधानमंडल या कोई भी प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी, ये सब क्या हैं? इन सबको संविधान में राज्य कहा गया है। अगला है, मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार है? तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। मतलब कुछ आदमियों का फेवर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और कुछ में कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रकृति है मूल अधिकार की। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? तो ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही आई थी, उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो 1928 में। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार है? तो वाद योग्य या न्यायोचित। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है उनकी प्रकृति कैसी है? तो वाद योग्य है या न्यायोचित है। यानी कि अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं या आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय जा सकते हैं। आप गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1962 की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? तो 24वां संविधान संशोधन 1971। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये वाद डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये किस वर्ष हुआ था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब कब हुआ था? 1962। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 13 थी। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो SM सीकरी थे। ठीक, अगला है, निबंधन की युक्तता
किसका विषय है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 13, 32 और 136 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 13 में। इसमें क्या वर्णित है कि कोई भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, आप उनको कम नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया। अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो आच्छादन का सिद्धांत है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत है। ये तीनों सिद्धांत कहाँ दिए गए? अनुच्छेद 13 में। ठीक है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 13 में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो USA, अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? तो संविधान पूर्व विधियों को असंगत या शून्य घोषित किया गया है। किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। यानी कि संविधान लागू हो गया, उसके बाद किसी राज्य ने कोई विधि बनाई है तो वो अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित कर दी गई हैं, यानी कि समाप्त कर दी गई हैं। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 13(3) का में दिया गया। 13(3) का मतलब अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज है 3, उसमें भी का पॉइंट में दिया गया है कि विधि का क्या अर्थ होगा। इसलिए मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसको कहा गया? अनुच्छेद 13 को। किस वाद के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ठीक, किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 13 में दिया गया आच्छादन का सिद्धांत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसमें अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। स्वराज्य में क्या क्या आता है? भारत की सरकार या फिर संसद, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार या विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जो सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि कम नहीं कर सकते, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13(1) संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत हैं सभी उस मात्रा तक शून्य होंगी। मतलब इसमें कहा गया कि जो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं या मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखती वो सारी विधियां असंगत हो जाएंगी। वो भी कब? जब संविधान लागू हुआ था उससे पूर्व। अनुच्छेद 13(2) में क्या है? यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर आप ऐसा कोई कानून बना रहे हैं राज्य जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, हो सकता है उसमें कुछ बातें मूल अधिकारों के खिलाफ कही गई, तो जो बातें मूल अधिकारों के खिलाफ हैं वो बातें शून्य हो जाएंगी, यानी कि समाप्त हो जाएंगी, वो मान्य नहीं होंगी। उसके अलावा वह बाकी विधि चलती रहेगी, लेकिन जो मूल अधिकारों के खिलाफ होंगी वही लिखा है उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन
करती हैं। 13(3) में क्या दिया गया? विधि का अर्थ दिया गया कि विधि का मतलब क्या होगा। अनुच्छेद 13(4) में है कि यह 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, 13 में जो बात की गई है वो अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन के बारे में वर्णन दिया गया है के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। समता का अधिकार आते हैं जो 14 से 18 में दिया गया। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 14 से 18। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 के तहत है। 14 में वर्णन किया गया है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान होगा। किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? ठीक है, वर्ग विभेद का निषेध करता है लेकिन वर्गीकरण करने की अनुमति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है? तो अनुच्छेद 14 को। ये सभी के ग्रहण करने योग्य क्योंकि इसमें विधि के सामने समान रूल की बात की गई है कि कानून के सामने सभी एक समान होते हैं। किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद जब 2000 में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का अंग है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का अंग है? तो अनुच्छेद 14। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 15 में। धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 15 में है। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। कब? मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 वाला जो वाद हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी और आगे बाकी हैं जो हम 1-2 पार्ट में देखेंगे क्योंकि मूल अधिकार थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है। ये कंटिन्यू रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।